नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, अद्दाब भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और हम लेके आए हैं साइंस का ये डेली टेस्ट 50-50 का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। और ये रैंक निर्धारित करता है। आप अगर सोच रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है एग्जाम में जो कि सब छोड़ के आता है, उसको आप बना के आएंगे तो वो आपका रैंक निर्धारित करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको याद करते हैं। ये साइंस का तीसरा है। चलिए इसको शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि चलिए शुरू करते हैं। कुछ बताना नहीं है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। पहले ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए दोस्तों, हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसी तत्व का रासायनिक प्रवृत्ति निर्भर करता है। किसी तत्व का जो रासायनिक प्रवृत्ति है वो निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व का रासायनिक प्रवृत्ति निर्भर करता है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, द्विनिषेचन पाया जाता है केवल आवर्त बीजी में। द्विनिषेचन पाया जाता है केवल आवर्त बीजी में। द्विनिषेचन पाया जाता है केवल आवर्त बीजी में। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा सही है उसको चुनना है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है, ये बात बिल्कुल सही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग दोस्तों यकृत नहीं होगा, छोटी आंत होगा। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कहेंगे तो वो छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन रहता है इसमें। चलिए दोस्तों, अगर याद नहीं कीजिएगा तो याद करने वाला का कमी नहीं है, याद कर रहा है, कर चुका है और मेरिट से 0.1 नंबर से भी छटता है। तो कौन क्वेश्चन कब आ जाएगा ये कोई नहीं जानता है, इग्नोर कीजिएगा तो समझिएगा। हम तो भाई याद करने चले हैं, हम खुद स्टूडेंट हैं, अभी याद कीजिए। कहता है कि H2S और H2O का क्वथनांक, H2S और H2O का क्वथनांक अधिक होने का क्या कारण है। तो H2S में हाइड्रोजन बंधन होता है। H2S से कहता है कि H2S से H2O का क्वथनांक मतलब H2O से ज़्यादा क्वथनांक होता है H2S का। तो क्यों कारण है, तो H2S में हाइड्रोजन बंधन होता है इसीलिए। अगला है कि भूमि दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भू स्थिर उपग्रह, जिसको संचार उपग्रह भी कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं भू स्थिर उपग्रह का। तो भू स्थिर उपग्रह केवल विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। भू स्थिर उपग्रह केवल विषुवत रेखा पर पड़ने वाले किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, विषुवत रेखा पर होता है, ध्रुव रूप मत बोल दीजिएगा। कहता है कि एक कार जिसकी सामर्थ 100 एचपी है, एक कार है जिसका क्षमता 100 एचपी है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो इंजन द्वारा कार पर आरोपित बल कितना होगा, तो 3730 न्यूटन होगा। दोस्तों दोस्तों इसमें न्यूमेरिकल है जो कि हम जगह नहीं है, बता नहीं पाएंगे, बोलने से आप समझेंगे नहीं। ठीक है, और जिन लोगों को आता है वो तो बना ही लेंगे। कहता है कि ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप लगा रहता है, तो आयरन ऑक्साइड का। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप दोस्तों लगा रहता है, आयरन ऑक्साइड का लगा रहता है। ठीक है, ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। आठवां है कि वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में कहता है कि वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है सल्फर डाइऑक्साइड के सूचक के रूप में। ठीक है, और यह वायु प्रदूषण का भी सूचक होता है। तो चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा रोग का कारण कवक नहीं है। नींबू का दोस्तों सिट्रिक कैंकर रोग से मतलब कवक से नहीं होता है। ठीक है, कैंकर रोग ये जीवाणु से होता है। कैंकर रोग दोस्तों कैंकर रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। कैंकर रोग जीवाणु से होता है और कैंकर रोग तना में होता है और कैंकर रोग जीवाणु से होता है, न कि फंगी से। और मोजाइक रोग विषाणु से होता है। ठीक है, तो कैंकर रोग जीवाणु से और मोजाइक रोग विषाणु से। कैंकर रोग जीवाणु से, मोजाइक रोग विषाणु से। लेकिन दोस्तों गन्ना का लाल सड़न रोग
कवक से होता है, मूंगफली का टिक्का रोग कवक से होता है, इसको याद रखिएगा। लेकिन कैंकर रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। और मोजाइक रोग दोस्तों विषाणु से होता है। लेकिन गन्ना का लाल सरल रोग और मूंगफली का टिक्का रोग ये कवक से होता है। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर विचार करना है, ठीक है, विचार करना है और कौन सही सुमेलित है ये खोजना है। तो यहाँ पे कहता है कि सॉल रंग और स्याही, बिल्कुल सही है। सॉल रंग और स्याही ठीक है। दूध पाया जाता है, पायस है दूध हेयर क्रीम, ठीक है, ये पाया जाता है। और ये जो एरोसॉल जो है ना, यह है वायु वादक, ठीक है, वायु वादक है। और यह जो है जेल होता है, जेल से संबंधित है। एरोसोल जेल से संबंधित है, ना कि मक्खन पनीर से। एरोसोल जेल से संबंधित है, पायस दूध और हेयर क्रीम से संबंधित है। और जो दोस्तों सॉल है वो रंग और स्याही से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी श्यानता सबसे ज्यादा होता है? तो शहद का। दोस्तों शहद का जो श्यानता है वो सबसे ज्यादा होता है। शहद का जो श्यानता है वो सबसे अधिक है इस चारों में से, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए, कौन सा सिद्धांत उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? तो नहीं को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ देखिए। कहता है कि उद्विकास की व्याख्या के लिए उद्विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया है कौन कौन? समर्थ की उत्तरजीविता तथा अयोग की विलोपन, समर्थ की उत्तरजीविता तथा अयोग का विलोपन, सामर्थ्य की उत्तरजीविता तथा अयोग का विलोपन, अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये सारे के सारे उद्विकास का डार्विन द्वारा प्रतिपादन किया गया है। नई जातियों की उत्पत्ति, ये भी उद्विकास का बात कहता है। लेकिन दोस्तों अचानक से विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति ये उत्परिवर्तन है, न कि उद्विकास है। अचानक से विच्छिन्न रूप में जीवन की उत्पत्ति यह एक उत्परिवर्तन है। अचानक से एवं विच्छिन्न रूप से जीवन की उत्पत्ति क्या है? उत्परिवर्तन है, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए ये दोस्तों आपका न्यूमेरिकल छोड़ देंगे। निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है वो खोजना है। तो कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संचित होने के कारण इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। एकदम सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी संचित होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, एकदम सही है। दूसरा है कि लाइसोसोम की कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ कहता है कि गोल्जी उपकरण कोशिका का कंकाल तंत्र कहलाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, गलत बात है। 15 नंबर देखेंगे। कहता है सोडियम सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है दोस्तों, क्या लिखा है पता नहीं चल रहा है, इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे हम। जो दिक्कत एग्जाम में भी बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको छोड़ने के लिए आता है, इसको छोड़ते चलिए, लेके चलिएगा, माथा का दर्द कर देगा। C6H12O6 C6H12O6 में सी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। C6H12O6 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी है, अमरबेल तना परजीवी है, ये बात सही है। अमरबेल तना परजीवी है। चंदन जड़ परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी है, चंदन जड़ परजीवी, ये बात भी सही है। आर्किड अधिपादप है, ये बात भी सही है। आर्किड अधिपादप है, ये बात भी सही है। लेकिन दोस्तों घटपर्णी जो है ना, जलोद्भिद नहीं है, घटपर्णी कीटभक्षी है, इसको याद रखिएगा। तो अमरबेल क्या है? तना परजीवी है। चंदन, ये सब सही बता रहे हैं आपको। चंदन जड़ परजीवी है, घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी पौधा है, और आर्किड अधिपादप है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हवा में गिरती तेल की बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो, हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, और त्रिज्या के वर्ग के माने दोनों देखिए, त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हवा में गिरती तेल बूंद सीमांत वेग प्राप्त करती है जो त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बात सही है।
सूर्यास्त के बाद सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सूर्यास्त के बाद भी और सूर्योदय के पहले भी सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला है कि निम्नलिखित में किस तत्व के गुण क्षारीय धातु तथा हैलोजन दोनों के समान है, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में किस तत्व के गुण क्षारीय धातु तथा हैलोजन दोनों के समान है, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में किस तत्व के गुण क्षारीय धातु तथा हैलोजन दोनों के समान है, वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, माने कौन सा गलत है। तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था, सही बात है। हाइड्रोजन का खोज दोस्तों कैवेंडिश ने ही किया था। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था, ये बात भी सही है। अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था। ठीक है, और दोस्तों ये हीलियम की खोज लोकेयर, क्या लिखता है देखिए, मैंने स्टूडेंट को एक होना चाहिए कि अगर आप कुछ नोट्स ठीक कर रहे हैं तो ठीक से लिखे, मतलब कुछ भी लेप पोत के चला जाता है। हीलियम का खोज दोस्तों लोकेयर लिखा हुआ है, शायद लोकेयर ने किया था। तो हाइड्रोजन का केवेंडिश किया था, अक्रिय गैस का रैमजे किया था, ऑक्सीजन का प्रिस्टले और हीलियम का लोकेयर ने किया था। ठीक है, 22 को देखेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा सही है वही खोजना है। तो कहता है कि मेलानिन वर्णक से मानव त्वचा में एक विशेष रंग आता है। मेलानिन वर्णक से मानव त्वचा में एक विशेष रंग आता है, बिल्कुल सही है। त्वचा के जिस भाग में मेलानिन वर्णक नहीं बनते वहां सफेद दाग हो जाता है। त्वचा के जिस भाग में मेलानिन वर्णक नहीं बनता है वहां सफेद दाग हो जाता है, ये बात अपने आप में बिल्कुल सही है। देखिए कहता है छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है और बी भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों जल में घुलनशील होता है। 24 है कि प्रसरव तरंग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, चलिए 24 नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिखाता है कि इस तरंग की आवृत्ति 20 एचजेड से 20,000 एचजेड के बीच होता है, बिल्कुल नहीं। पराश्रव तरंग के बारे में बोल रहा है ना, देखिए तो यहाँ, हाँ पराश्रव तरंग के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पराश्रम की जो तरंग है ना वो 20,000 एचजेड से अधिक होगा, ये गलत है। ये जो है ना दोस्तों यहाँ समझिए, पराश्रव तरंग की आवृत्ति 20 एचजेड से 20,000 एचजेड नहीं, 20,000 एचजेड से अधिक होता है, ये बात आप जानते हैं। अच्छा, पराश्रव तरंग दैर्घ्य अपस्रव पराश्रव तरंग दैर्घ्य अपस्रव तथा स्रव के तुलना में काफी अधिक होती है। दोस्तों कहता है कि पराश्रव तरंग दैर्घ्य अवस्रव तरंग तथा स्रव तरंग की तुलना में काफी अधिक होती है, ये बात जो है दोस्तों, ये तो हमको लग रहा है कि ठीक ही बोल रहा है, दोनों से ज्यादा होता है, बात तो सही है, पता नहीं। चलिए देखते हैं तीसरा कि भूकंप तथा ज्वालामुखी उद्गार से पहले इस तरंग की उत्पत्ति होती है। आवृत्ति 20 एचजेड से कम इंफ्रासोर्स, नहीं ये बात भी गलत है, दोनों का दोनों गलत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 कहता है कि उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होते हैं, इसका कारण क्या है। उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय होता है, क्यों। सबसे पहले जाने कि उत्कृष्ट गैस है ना, इनर्ट गैस, इसको वर्ग 18 में रखा गया है। उत्कृष्ट गैस को वर्ग 18 में रखा गया, जैसे कि लिथियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारे के सारे उत्कृष्ट गैस है। तो इसका निष्क्रिय होने का कारण है कि इस गैस का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है। जो उत्कृष्ट गैस है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है और इस गैस का आयनन विभव उच्च होता है, ये दोनों का दोनों सही है। उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है और उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव उच्च होता है, ये दोनों बात सही है। 26 नंबर देखेंगे कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि तरंग से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि तरंग से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, ध्वनि तरंग से। इसको छोड़िए, चलिए यहाँ पे न्यूमेरिकल तो नहीं बताएंगे क्योंकि जगह भी कम है और सीधा बोलने से फायदा नहीं है। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं, प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसको प्रणोदक कहते हैं। रॉकेट के चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं, प्रणोदक।
29 से किसी ठोस आधार के संपर्क में आते हैं, किसी ठोस आधार के संपर्क में आते ही उसके चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना, उसके चारों ओर मोटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है यह स्पर्श स्पर्शानुवर्तन का है। किसी ठोस आधार के संपर्क में आते हैं उसके चारों ओर मोटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है यह स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। ठीक है। और फूल का प्रकाश, ये क्या लिखता है ना, क्या मुंह से तो खराब बात निकलता है लेकिन क्या ही बोले, छोड़िए। कहता है 30 नंबर की नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगा ना तो निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी दोस्तों अगर लिखने नहीं आ रहा है तो नहीं लिखना चाहिए। गजब वाला, आप स्टूडेंट है लिख रहे हैं तो ऐसा लिखिए कि आप खुद भी पढ़ सको। ऐसा लिखते हैं कि मतलब आदमी पढ़ ही नहीं सकता है। बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों से। देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए अगला है, एलुमिना के विद्युत अपघटन करने में, एलुमिना के विद्युत अपघटन करने में क्रायोलाइट मिलाने का कारण है, एलुमिना के विद्युत अपघटन करने में क्रायोलाइट मिलाने का कारण है एलुमिना का गलनांक घट जाता है, एलुमिना का गलनांक घट जाता है। एलुमिना के विद्युत अपघटन करने में क्रायोलाइट मिलाने का कारण है एलुमिना का गलनांक घट जाता है। ठीक है। अगला चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है तो पास्कल के नियम पर। वह कौन सा जंतु है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। मगरमच्छ भी ऊपर ऊपरी जबड़ा हिलाता है, तोता भी और घड़ियाल भी। ठीक है। तो मगरमच्छ भी अपना ऊपरी जबड़ा हिलाता है, घड़ियाल भी और तोता भी हिलाता है। मगरमच्छ, घड़ियाल और तोता सारे के सारे अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, मनुष्य नहीं हिला सकता। और भी बहुत सारे जीव है जो नहीं हिला सकता ऊपरी जबड़ा। 35 है, तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है। तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं, ठीक है, ड्रोन एक तरह से बोल सकते हैं। तो तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में कौन सा कथन एक सही है। तो यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, 300 मीटर तक उड़ सकता है, मैंने समझ रहे हैं ना। तो यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। चलिए 36 नंबर है, जंतु और उसमें मौजूद गुणसूत्रों की संख्या के जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। मानव जंतु दिया है, गुणसूत्र देखिए, बंदर में 42 गुणसूत्र होता है, सही है। बंदर में 42 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। बंदर में 42 गुणसूत्र होता है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होता है। चिंपांजी में 48 होता है। मेढक में दोस्तों 44 नहीं 26 होता है। तो बंदर में 42 गुणसूत्र, बंदर में 42 गुणसूत्र, मनुष्य में 46 गुणसूत्र, मनुष्य में 46 गुणसूत्र, चिंपांजी में 48 गुणसूत्र और मेढक में दोस्तों 26 है। तो बंदर में 42, मनुष्य में 46, चिंपांजी में 48 और मेढक में 26 गुणसूत्र पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कथन सही नहीं है, माने कौन गलत है। तो हम लोग हमेशा की तरह पहले सही वाला को ही पढ़ेंगे। सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई कोशिका है। सजीव शरीर की क्रियात्मक इकाई कोशिका है, एकदम सही बात है। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, ये बात भी सही है। किडनी की क्रियात्मक इकाई दोस्तों नेफ्रॉन है। मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई भी न्यूरॉन है। सजीव की क्रियात्मक इकाई कोशिका है, सजीव की क्रियात्मक इकाई कोशिका है। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है, किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई दोस्तों न्यूरॉन है। और ये वाला गलत है, डीएनए की क्रियात्मक इकाई अनुसूचना नहीं, गलत बात है, ये गलत है, गलती वाला तो पढ़वे नहीं करेंगे। 38 देखिए, जंगल की आग के नाम से चर्चित, जंगल की आग के नाम से चर्चित ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, जंगल की आग के नाम से चर्चित ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नामक पौधे का अनप्रचलित नाम क्या है। तो प्लास है, तोताट्री और ढाक। मैंने ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को ही दोस्तों प्लास कहते हैं। मैंने प्लास, प्लास का मैंने वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो प्लास वही है, ढाक वही है,
तोताटरी वही है, तीनों का तीनों वही है, ब्यूटियम मोनोस्पर्मा। 39 है, इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। इथिलीन अणु की आकृति समतलीय होती है। इथिलीन अणु की आकृति दोस्तों समतलीय होती है। 40 नंबर है, इनमें किसमें पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है? किसमें पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है? तो कार्डियक मांसपेशी में। किसमें पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है? कार्डियक मांसपेशी में। किसमें पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है? कार्डियक मांसपेशी में। किसमें पुरकिंजे फाइबर पाया जाता है? कार्डियक मांसपेशी में पाया जाता है। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो आयतन तो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जल का आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 90 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो आयतन तो पहले घटेगा लेकिन बाद में बढ़ेगा, इसको भी याद रखिएगा। एक 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब जल की पीएच मान जब जल का पीएच मान कितना से कम हो जाता है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक माना जाता है? तो दोस्तों 4। जब जल का पीएच मान 4 से कम हो जाएगा तो वह जैविक समुदाय के लिए हानिकारक माना जाता है। तो जल का पीएच मान कितना से कम नहीं होना चाहिए? 4 से कम नहीं होना चाहिए। कहता है कि मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो कहता है कि पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे। मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? तो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधे को। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है समझने में नहीं आया। अगला है कि तेज आंधी आने पर टीन की छत हवा में उड़ जाती है, इसको समझाया जा सकता है। तेज आंधी आने पर टीन की छत हवा में उड़ जाता है तो समझाएंगे बर्नौली प्रमेय से। बर्नौली प्रमेय से। ठीक है, बर्नौली प्रमेय से। हवा टीन का छत हवा में उड़ जाता है, इसको समझाएंगे हम बर्नौली प्रमेय से। ठीक है, आगे चलिए। 45 कहता है कि निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कौन? तो बेकिंग, देखिए दोस्तों, कॉस्टिक सोडा जो होता है ना वो NaOH होता है। कॉस्टिक सोडा NaOH। सोडा लाइम का हो जाएगा NaOH प्लस CaOH। सोडा लाइम हो जाएगा NaOH प्लस CaOH। ठीक है, और बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaCO3। बेकिंग सोडा यही सही है, बेकिंग सोडा सोडियम बाई NaCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित में किस रंग के तारों की ताप अधिक होती है? किस रंग के तारों की ताप अधिक होती है? तो लाल रंग का। ठीक है, लाल रंग के तारों का ताप सबसे ज्यादा होता है, याद रखिए। नीला वाला अति उच्च होता है और श्वेत वाला मध्यम होता है। नीला वाला अति उच्च होता है, श्वेत वाला मध्यम होता है, लेकिन लाल रंग वाला का ताप जो है निम्न होता है, इसको याद रखिएगा। इसको छोड़िए, 48 नंबर को देखेंगे। कहता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ देखेंगे, कहता है कि दोस्तों यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपनी वर्तमान मान का दोगुना हो जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपने वर्तमान मान का दोगुना हो जाए तथा इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा? तो पहले का 1/4 हो जाएगा। कहता है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या अपनी वर्तमान मान का दोगुना हो जाए, पृथ्वी की त्रिज्या अपनी वर्तमान मान का दोगुना हो जाए तथा इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा? तो पहले का 1/4 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन और। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं चाल्कोजेंस। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व चाल्कोजेंस कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व चाल्कोजेंस कहलाते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व दोस्तों चाल्कोजेंस कहलाते हैं। हैलोजन आते हैं वर्ग 17 में। हैलोजन वर्ग 17 में आते हैं। उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 में आते हैं। ठीक है, तो वर्ग 16 में आता है चाल्कोजेंस। वर्ग 16 में चाल्कोजेंस। वर्ग 16 में चाल्कोजेंस। वर्ग 16 में चाल्कोजेंस। वर्ग 17 में हैलोजन। वर्ग 17 में हैलोजन। वर्ग 17 में हैलोजन।
वर्ग 18 में उत्कृष्ट गैस, वर्ग 18 में उत्कृष्ट गैस आएंगे, ठीक है। अच्छा, कोलर लीफ माने प्रवाल भित्ति, कोलर लीफ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सिलिंट्रेटा के द्वारा। कोलर लीफ, कोरल रीफ माने प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सिलिंट्रेटा के द्वारा। कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सिलिंट्रेटा के द्वारा। दोस्तों इसको 2-3 बार देखिएगा ना, पूरा याद हो जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये रैंक निर्धारित करेगा, हम पहले ही बोल चुके हैं आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो फिर भी कोई बात नहीं है। धन्यवाद।